चलो कैश फ्लो का क्वेश्चन इधर देख लो, मैं बता देती हूँ तुम्हें क्वेश्चन। अब बिना बात करे उसको ध्यान से समझो क्वेश्चन करना कैसे है। देखो बेटे मेरे को वो दे दे क्वेश्चन, फोन में दे दो। सबसे पहली चीज आपको इसका परफॉर्मा याद रखना है कि सबसे पहले आपको निकालना क्या है। अगर आप वर्किंग नोट में एनपीवीटी नहीं निकालना चाहते तो आप अपनी एनपीवीटी को यहीं पे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैडम गलत नहीं करेगी। तो थोड़ा एक दो बार हैबिट में डाल लो कि हम एनपीवीटी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही निकाल लें, टीचर गलत नहीं करेगी। ज़्यादा इसमें डिटेल अमाउंट कुछ मत, आप एक ही वो डालो और यहाँ पे डाल दो अमाउंट का कॉलम, ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, आपको जो यहाँ पे रिजर्व सरप्लस दिया होता है वो सारा कुछ करने के बाद, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद दिया होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें हमारा नेट प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट में टैक्स पेड, वैक्स पेड जो भी होता है, डेप्रिसिएशन या इंश्योरेंस या जितने भी खर्चे हैं, सैलरी सब हटा के आता है वो, है ना। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, उसके आगे नोट नंबर डला हुआ है। जिस भी आइटम के आगे नोट नंबर होगा वहां आपको नोट टू अकाउंट्स में जाना पड़ेगा और नोट टू अकाउंट्स में उसको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या आइटम दिया हुआ है। जब आप नोट टू अकाउंट्स में जाएंगे तो पहले नंबर पे रिजर्व एंड सरप्लस में दो चीजें हैं, एक है जनरल रिजर्व और एक है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो सबसे आपको क्या लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। कैसे लेते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि 67,000 माइनस 20,000 कितना हो गया, 47,000। यहाँ अमाउंट में सारा टोटल करके तभी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या ऐड करते हैं, अपना परफॉर्मा याद रखिए, प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और एक आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस का एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का जो डेबिट हो जाता है, नहीं वो नहीं आता, कुछ तो आता है, लॉस ऐड होता है, नहीं इसमें नहीं, और माइनस, हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई जैसे कि आग लगने से या अर्थक्वेक आने से कोई नुकसान हो जाता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट करते हैं, उसको यहाँ प्लस करते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है वो वाला। और एक माइनस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, और जो इनकम वो क्लेम मिलता है हमें, मान लीजिए अर्थक्वेक हुआ, हमें नुकसान हुआ, हमने उसका इंश्योरेंस क्लेम डाला, तो जो क्लेम हमें रिसीव हुआ है वो यहाँ पे लेस होगा। तो 5 आइटम प्लस होते हैं, 2 आइटम माइनस के होते हैं, माइंड में याद रख लिया। अब उनमें से देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहली चीज तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जब इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में यहाँ लिख देंगे आप ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना हो रहा है ये, 1,25,000 माइनस 1 लाख, तो ये है आपका 25,000, ठीक है, हो गया। इसके बाद और क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में वापस बैलेंस शीट में चलिए, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, हाँ करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, भाई शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे भी नोट नंबर लिखा है 4, तो वापस से पहुंच जाइए नोट टू अकाउंट्स पे। अब आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ये हमेशा करंट ईयर का लिया जाता है। किसका लिया जाता है, करंट। कुछ नहीं माइनस करना, कुछ नहीं करना, आप इसमें करंट ईयर का लेंगे। बात समझ में आ रही है, तो करंट ईयर यानी कि 22 वाला, तो आपका ये दिया हुआ है 30,000, तो यहाँ पे हम 30,000 प्लस कर देंगे। बात समझ में आ रही है, प्रोविजन फॉर टैक्स किसका लेंगे, करंट ईयर का, ओके। और ये मैंने आपको बात बताई थी, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 ईयर का दिया हुआ है, एक ओपनिंग दिया हुआ है, एक क्लोजिंग दिया हुआ है। जो प्रीवियस ईयर वाला होता है वो इस साल पे किया जाता है, वो होता है टैक्स पेड, और जो इस साल का होता है वो होता है टैक्स मेड। तो जो टैक्स हम मेड कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यहाँ लिखेंगे कि हमने अपना प्रोविजन किया है टैक्स के लिए कि 30,000 हम टैक्स के लिए रख रहे हैं पैसे, ठीक है। और जो पिछले साल का दिया हुआ 22,000, उसका मतलब है कि वो टैक्स हमने पेड किया है, इस साल पे किया। तो वो सबसे लास्ट में जब आपका सब कुछ निकल जाएगा ना,
करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी करने के बाद जब उसको माइनस करेंगे, समझ गए? पहले वाले को हाँ 22,000। वाले हाँ इसमें नहीं करेंगे लेकिन कुछ भी। ओके नाउ इसके बाद और क्या लेते हैं हम? बस ये 3 चीजें हैं, कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं है, फाइनल डिविडेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको प्लस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1,02,000। ये मेरा आ गया एनपीबीटी। क्या आ गया ये मेरा? एनपीबीटी। अब इस एनपीबीटी में क्या प्लस करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, नॉन कैश में कौन सा आ जाता है? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेमेंट, प्रीमियम्स, ये सारी चीजें, इंक्रीज इन पीएफडीडी। तो अब देखेंगे, अब करेंगे इसमें ऐड हम नॉन कैश आइटम, नॉन कैश या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको क्या नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो इसमें हमारा क्या क्या दिया हुआ है? अब सबसे पहले आप उसको देखिए, एसेट्स में देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है, और दूसरे पेज पे दिया हुआ 5 नंबर लिखा हुआ है, नोट नंबर में 5। तो 5वें नंबर पे लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। अब इनमें तो कहीं भी डेप्रिसिएशन का जिक्र नहीं है तो छोड़ देंगे। इंटेंजिबल एसेट दिया हुआ है, तो इंटेंजिबल एसेट्स हमारी कम हो रही है, ज्यादा हो रही होती है तो परचेज करते हैं, कम हो रही है मतलब वो एमोर्टाइज हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे, ऐड करेंगे एमोर्टाइजेशन। यार पेन ही नहीं चल रहा। तो कितने हजार का है एमोर्टाइजेशन? 18,000 का। 18,000 इसमें ऐड कर देंगे। और कोई चीज है इसमें ऐड करने वाली? और कुछ तो इसी 18,000 को यहाँ लिखेंगे, और ये ऐड करके आपका आ गया 1,20,000। ये क्या आया है आपका? ये आपका आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल चेंज का प्लस माइनस करेंगे। तो अब इसमें देखिए, इन्वेंट्री आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इन्वेंट्री अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, इन्वेंट्री डिक्रीज। पैसा आ गया ना बेटा? तो कितना ऐड करेंगे इसमें? 40,000। और ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं आपके? इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको माइनस करेंगे, नीचे माइनस का लिख देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। देखिए, एसेट अगर डिक्रीज हो रही हो तो ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रही हो तो लेस करेंगे। इसका उल्टा लायबिलिटी में होता है। ट्रेड रिसीवेबल कितना हो रहा है इसमें? 34,000 का ना, 34,000। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना है। करंट लायबिलिटी में देख लेते हैं क्या क्या है। एक है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के आगे 3 नंबर का नोट नंबर लिखा है, तो 3 नंबर पे पहुंच जाइए। वहां पे आप देखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का पिछले साल 70,000 था, इस साल 30,000 है, मतलब हमने पेमेंट कर दी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा रहेगा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। हमने उनसे लोन लिया था, एक तरह से ओडी इशू करवाई थी, वो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल आपके क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब लेस हो जाएगा। ट्रेड पेबल कितने से डिक्रीज हो रहा है? 83,000 से। और बस इसके अलावा रिसीवेबल आपका इंक्रीज हो रहा है, ये आपका डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए दोनों माइनस होंगे। तो हम क्या करेंगे? अब देखो इनका टोटल देख लो कितना आ रहा है यहाँ पे। 4 3 7 8 3 11 77 यूज्ड। 77 यहाँ पे क्या आएगा इनको करके? 77। तो यहाँ लिख देंगे 77,000। और ये मेरा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पेड, टैक्स पेड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट में है 0, हाँ ये ब्रैकेट 0 0 0, 10 में 7 गया 3, 11 में 7 गया 4, 43,000। अब इसमें से हम 12,000 22,000 जो टैक्स पेड मैंने कहा, प्रोविजन फॉर टैक्स में था, लास्ट में माइनस कर देंगे टैक्स पेड 22,000। तो ये आ गया आपका
21,000 आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात समझ में आ गई? ये ऑपरेटिंग में ही इसमें दिक्कत होती है, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं होती। अब इन्वेस्टिंग में क्या आएगा आप देख लीजिए, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज हुई है मतलब सेल हुई है 1.5 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हुई है मतलब परचेज हुई है, दोनों को कर लेंगे प्लस माइनस, आ गया हमारा आंसर। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, अच्छा हाँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का सेल है, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बस ये 3 चीजें आएंगी। 17 आ रहा है। ठीक है, आगे इसका आंसर। फिर फाइनेंसिंग में चले जाना। फाइनेंसिंग में आप क्या क्या देखेंगे, एक तो शेयर कैपिटल देखेंगे, शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है तो वो ऐड करेंगे, इश्यू फ्रॉम शेयर कैपिटल, तो 30,000 आ जाएगा। और इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट कर रहे हैं तो लेस कर देंगे। डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं बट सेम डे पे कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की सेम डे 1 अप्रैल 2021, तो उसका इंटरेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, और लेस भी होगा, बस हो गया। कैश यूज्ड आएगा, कैश यूज आ जाएगा, तीनों को प्लस माइनस करना, करने के बाद जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस है उसको ऐड करना, अपने आप क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन आपका, बात समझ में आ गई अब? चलिए।